हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय जेन जी ने, जो जनरेशन जेड जिसे कहा जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे पॉपुलर ऐप्स पर बैन और उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ रखा था, जिसने ट्रिगर किया इस सोशल मीडिया बैन को, उसके बाद पूरा एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर जो आंदोलन छिड़ा उसमें परिवारवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म, इसको लेकर भी खासा गुस्सा था, दुख था और यह आंदोलन उसके इर्द गिर्द भी बढ़ता चला गया। यह स्थिति बन गई कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाया। नेपाल सरकार के कई मंत्रियों को लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। उनके घरों में लोगों ने आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट को आग लगाई, संसद को आग लगाई। हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार में शामिल राजनेताओं के परिवार वालों पर इतना ताबड़तोड़ हमला लोगों ने किया कि उनमें कई की जान चली गई। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। इस पूरे अराजकता के माहौल से पहले क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर नेपाल में एक बड़ा वर्ग युवाओं का दुखी था, गुस्सा था, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही थी और कुछ एक परिवार अपने कारोबार में दिन रात बढ़ते चले जा रहे थे। वो दरअसल नेपाली मूल के तो थे, नेपाल के नागरिक तो थे, लेकिन रहते अलग अलग देशों में थे। महल थे, उनके घर नहीं महल हुआ करते थे। पैसा उन्हीं के पास था और उन्हीं से चलता था, उन्हीं तक आता था। इतने बड़े कारोबारी कि जो भारत के अंबानी और अडानी को टक्कर दें, ऐसे ऐसे कारोबारी, मिलियंस अमेरिकी डॉलर की संपत्ति जिनके पास हो, ऐसे कारोबारी, उनको लेकर भी गुस्सा था कि आप सरकार के करीबी हैं या सरकार में शामिल हैं, आपकी राजनीतिक पार्टी है, या सरकार से आप फायदा लेकर प्रोजेक्ट्स ले लें, फंड्स ले लें, कारोबार में जो कर्जा होता है बैंकों का वो माफ करवा लें, आप सरकार की नीतियों के साथ घालमेल करके अपने कारोबार को बढ़ाते रहें और आपका परिवार भी इसी रीति में आगे बढ़ता चला जाए, तो आम नेपाली को क्या मिल रहा है, इसको लेकर गुस्सा था। क्रोनी कैपिटलिज्म, दरअसल ये भारत में भी शब्द काफी इस्तेमाल होता है और कुछ एक कारोबारी परिवार के इर्द गिर्द ही भारत का पूरा पैसा घूम रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। कुछ एक कारोबारियों के नाम भी खासा चर्चा में है कि उनको सपोर्ट करती है सरकार। कुछ इसी तरह के आरोप और इसी तरह की भावना नेपाल में भी थी। नेपाल के कारोबारी भी जेन जी के निशाने पर। उपेंद्र महतो एक महत्वपूर्ण नाम है, महत्वपूर्ण कारोबारी हैं, प्रतिष्ठित नाम है। कुछ लोग इन्हें भारत के अडानी की तरह देख रहे हैं। उपेंद्र महतो की जो एक अनुमानित कुल संपत्ति 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि वो मॉस्को में रहते हैं। नेपाल के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी हैं। इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। इनका घर जेन जी के प्रदर्शन के दौरान निशाने पर आ गया। उनके घर में तोड़फोड़ हुई है, लूटपाट हुई है और जो तस्वीरें सामने आई, जो उनका घर दिखा, वो महल नुमा घर था। घर में अराजक भीड़ घुस आई, लूटपाट की और सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। और इस भीड़ के इर्द गिर्द जो महल नुमा घर है उसमें तमाम सुख सुविधाएं, ऐशो इशरत, पैसे का अंबार, यूं कहें कि हर चीज शाही अंदाज में, कारोबारी नहीं बल्कि राजा के ठाट के साथ रहने वाले तमाम उद्योगपति अब नेपाल में निशाने पर। उनके घर में तोड़फोड़ हुई है। इस पर सूर्य प्रताप शाही, पूर्व आईएएस अधिकारी, उन्होंने लिखा कि नेपाल के अडानी कहे जाने वाले उद्योगपति उपेंद्र महतो का घर भी जनता ने लूट लिया, तोड़ डाला। जिसने नेपाल को लूटा उसे जेन जी ने नहीं छोड़ा। यानी कि आरोप यह लगा कि नेपाल की जो संपत्ति थी, जो सरकार के पास पैसा होता है, वो देश का पैसा होता है, आम टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, उसको कुछ कारोबारियों को सौंप दिया गया, उनके व्यापार को बढ़ाया गया, या कुछ व्यापार ऐसे खड़े किए गए जैसे उन्हीं व्यापारियों के लिए वो व्यापार हो। विदेशों में उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनवाए गए, देश में उनके लिए प्रोजेक्ट्स आए। आम जनता तक कोई फायदा नहीं पहुंचा, बल्कि आम जनता उनके प्रोजेक्ट्स या उनकी कंपनी के जो सुविधाएं देती थी उनकी कंपनियां, उसका इस्तेमाल करके पैसा वापस उन्हीं उद्योगपतियों को देती रही।
यानी अमीर तो अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए, बीच में एक बेरोजगारी की खाई बढ़ती चली गई। और ये बेरोजगारी की जो खाई बढ़ी, इसी ने जो जनरेशन Z जिसे कहा जा रहा है, जेन जी जिसे कहा जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी आबादी थी बेरोजगारों की। और वो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब्स के जरिए वीडियोस बनाकर, रील्स बनाकर वहां से अर्निंग का एक स्रोत उन्होंने बनाया था। और उस पर जब सरकार ने बैन लगाया तो ट्रिगर हो गया पूरा आंदोलन। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप रोजगार नहीं देंगे, आप पैसा उठा के कुछ उद्योगपतियों को दे देते हैं, वहां पर भी हमारे लिए रोजगार नहीं। आप उद्योगपतियों को ही सहारा दे रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को सहारा नहीं दे रहे हैं। और अगर वो सोशल मीडिया के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स बन के कुछ क्रिएट करके इनकम वहां से हासिल कर रहे हैं तो आपने उस पर भी बैन लगा दिया। फिर जो हालात बने हैं नेपाल के, वो आपके सामने है। ऐसे में सवाल ये है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म पे जहां जहां चर्चा हो रही है, वहां पर सरकारों को भी सावधान होने की जरूरत है। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप जनता के लिए हैं, जनता से, जनता के द्वारा और जनता के लिए हैं। तो फिर इस देश के आम नागरिक, वो युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, डिग्री है, लेकिन पैसा नहीं है, उसकी जेब तक पैसा कैसे पहुंचे इसकी फिक्र करनी चाहिए, ना कि ये जिनके पास पैसा है उनको और अमीर कैसे किया जाए इसकी फिक्र हो। बहरहाल हर घटना सबक देती है और हर घटना से सबक लेना चाहिए। यही समझदार देश करते हैं और यही समझदार राजनेता की पहचान होती है कि वो हर घटना से सबक ले और किसी भी घटना की आहट से पहले सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए।